इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चुनावी इस माहौल में जब चुनावी यात्राएं हो रही हैं, जब जगह जगह चुनाव प्रचार में अपने अपने कैंडिडेट्स के समर्थन में वोट मांगने की अपील हो रही है, इन सब के बीच में जब मैनिफेस्टो जारी होता है तो लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं, बड़ी आशाएं रहती हैं। बीजेपी की तरफ से भी आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसे नाम संकल्प पत्र देती रही है बीजेपी। संकल्प इसलिए क्योंकि जो वादे करती है उन्हें पूरा करने का दावा होता है। आज संकल्प पत्र जारी हुआ है, कई बड़ी योजनाओं का जिक्र यहाँ पर कर दिया, गरीबों का ध्यान रखा गया है। और जैसा कि पीएम मोदी कहते भी हैं कि मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। तो इसमें किसानों का भी जिक्र है, इसमें गरीबों का भी ख्याल रखा गया है, महिलाओं पर फोकस किया गया है और युवाओं को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। लेकिन कैसा लगा है ये संकल्प पत्र आम लोगों को और साथ ही साथ युवाओं को, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 4 जातियां जो पीएम मोदी ने बांटी हैं उसमें महिला हैं, युवा हैं, किसान हैं और जिस तरीके का जिक्र गरीबों को लेकर है, गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ महिलाओं को ये संकल्प पत्र कैसा लगा, इसके वादे कैसे लगे और कितना वादों पर एतबार हो रहा है, सबसे पहले अंजलि से पूछ लेती हूँ। अंजलि, आज संकल्प पत्र जब जारी हुआ, कौन से वादे चौंका गए और कौन से अच्छे लगे? चौंकाने वाला तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगा, चूँकि जिन जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लगभग हर राज्य में जनसभा में करते हैं, गारंटीज़, उन सभी गारंटीज़ का जिक्र, चूँकि 2024 है तो 24 गारंटीज़ दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जिसे संकल्प पत्र वो कह रहे हैं मैनिफेस्टो को। अच्छी बात यह है कि महिलाओं पर फोकस था इस संकल्प पत्र में और बुजुर्गों का 5 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत अब 5 लाख रुपये तक का आसानी से जो इलाज है वो बुजुर्गों को मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें युवाओं की, जैसा कि आपने भी रचना जिक्र किया कि ज्ञान की बात सरकार करती है, 2047 का विजन बहुत ज़्यादा नजर आया। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि आप 10th 12th क्लास में हैं और आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अभी आप 24 में हैं तो 24-25 की बात कीजिए, आप क्यों 2047 की बात कर रहे हैं? विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन मुझे लगता है मैनिफेस्टो सभी पार्टियां जारी करती हैं इलेक्शन से पहले, हालांकि कितना उसका असर होता है ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी न्याय पत्र जारी किया है, अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र नाम दिया है। तो देखना होगा संकल्प पत्र वर्सेस न्याय पत्र की ये जो पूरी जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की, या फिर यूं कहिए कि एनडीए वर्सेस इंडिया की, कौन क्या कर पाता है। महिलाओं का जब जिक्र होता है और जब युवाओं को सुनते हैं तो मालूम होता है कि उनकी सोच में क्या कुछ चल रहा है। दीक्षा मेरे साथ है। दीक्षा, संकल्प पत्र आज जारी हुआ, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था मोदी की गारंटी, और जब संकल्प पत्र के वादों का जिक्र हुआ, कहा कि इनकी तो गारंटी है, लेकिन इन गारंटी की भी मोदी की गारंटी, यानी कि गारंटी की गारंटी दे दी है। वादे पूरे होंगे? आज मैंने संकल्प पत्र देखा तो उन्होंने हर वर्ग पे फोकस तो किया है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब युवाओं पर क्या कितना फोकस किया। तो ज़्यादातर महिलाओं पे फोकस किया। अब ये इन्होंने जो वादे किए हैं वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं और आगे कितना लागू होता है, कि सच में ये और वर्गों को फ़ायदा देगा कि नहीं देगा। क्योंकि युवाओं के लिए तो मुझे लगता है कि इतना कुछ खास इन्होंने अपने संकल्प पत्र में जारी नहीं किया है। और इसमें फिर ये विपक्ष के लिए भी बहुत नौकरी का जिक्र कर रही है। हाँ, ये नौकरी के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोग सैलरी के लिए, मतलब हर प्राइवेट सेक्टर में सबकी सैलरी के लिए ही काम करते हैं। और युवा अभी इस टाइम बहुत मतलब बेरोज़गार भी हैं, वो अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो रोज़गार के लिए इन्होंने तो ज़्यादा, मुझे लगा नहीं कि इन्होंने रोज़गार के लिए कोई अवसर इतना दिया है जिस पे इतना फोकस कर सके। मुझे लगता है कि इस पे भी एक विचार होना चाहिए। इनको जैसे हर वर्ग के लिए इन्होंने किया है, तो इस पे भी एक फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, और क्योंकि इसी से ही घर का खर्चा और सब कुछ चलता है। क्योंकि दीक्षा खुद भी एक युवा है, तो चाहती हैं कि युवाओं को ध्यान में और ज़्यादा रखना चाहिए था, उनके फ्यूचर पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, महिलाओं को सोच समझकर। चूंकि अभी तक 1 करोड़ महिला ऐसी हैं जिन्हें लखपति दीदी बनाया गया है, लेकिन अब टारगेट है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का। UCC देश भर में लागू किया जाएगा, ये भी एक वादा है। पंकिल, कौन सा वादा सबसे अच्छा लगा? मुझे UCC वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। समानता है चूँकि। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे देश में समानता होना ज़रूरी है। अच्छा, और कुछ कमी भी लगी क्या आपको कि अच्छा ये चीज़ होनी चाहिए थी मैनिफेस्टो में? युवाओं के लिए ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। जैसे कि हर विपक्ष बोलता है कि मतलब देश में बेरोजगारी बढ़ी है और ये हो रहा है, रोजगार नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को देश के युवाओं के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए, अभी रोजगारी के ऊपर जरूर सोचना चाहिए। पंकिल कह रही हैं कि युवाओं के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए था। हाँ, UCC का जो वादा किया है देश भर में लागू करने का, उसको लेकर वो कह रही हैं कि हाँ, अच्छा फैसला है। संदीप, मैनिफेस्टो में
कौन सा वादा सबसे अच्छा लगा और क्या कोई ऐसा वादा भी है जिस पर एतबार हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है 2047 की बात बाद में कीजिएगा, अभी प्रेजेंट में जिए आप? जी, कांग्रेस तो कह रही है कि युवाओं की नौकरी का जिक्र नहीं हुआ है। तेजस्वी भी हमला कर रहे हैं, बाकी लोग भी हमला कर रहे हैं। गरीब किसान युवाओं के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अच्छी भी हैं, जैसे कि फ्री बिजली की बात मोदी जी ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों की आम ज़रूरतें, ख़ास तौर से जो लोग गरीब हैं उनके लिए मुफ्त योजना या बाकी चीज़ें कही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ और भी ज़्यादा हो सकता था। ख़ास तौर से हम युवाओं के लिए हमारी जो उम्मीदें हैं थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये तो घोषणा पत्र है, वादे ही हैं। अब हो सकता है कि मोदी जी जिस तरह से देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हर एक सेक्टर में काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद जो आज उन्होंने वादा किया, इसमें कुछ और चीज़ें भी जरूर जोड़ेंगे। कई बार पीएम मोदी और मोदी सरकार के फैसले सरप्राइज भी देते हैं, तो संदीप ने उम्मीद जताई है कि भाई ये तो घोषणा पत्र था, यानी कि संकल्प पत्र था, इन संकल्पों पर तो ध्यान होगा, लेकिन हो सकता है कुछ और हमारे हित में फैसले हो जाएं अगर सरकार में फिर से बीजेपी आती है, एनडीए आती है। तो दानिश, जो संकल्प पत्र बीजेपी ने नाम दिया है, कह दिया है वादे पूरे करेंगे ही, हम संकल्प लेते हैं, लेकिन क्या इतने वादे काफ़ी हैं मौजूदा दौर के लिए? मैं बीजेपी के संकल्प पत्र को विफल पत्र करार दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने संकल्प पत्र लेके आए हैं उसमें कोई नया, कुछ भी नया नहीं है। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को इकोनॉमी पे आपने बात करने का गवारा नहीं की। किसानों पर बात कर, जिस तरीके किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा था, एमएसपी बढ़ाने की बात कही, एमएसपी बढ़ाने की बात की है। एमएसपी कितने % बढ़ाएंगे इसकी बात नहीं की है। बढ़ाने और कितने % बढ़ाने में क्या करेंगे इस पे बात नहीं की। कहती है जितने भी 70+ बुजुर्ग हैं सब आयुष्मान योजना के तहत आएंगे। आयुष्मान योजना का कितने % लोग लाभ ले रहे हैं, इसको सरकार को इसको ये भी दिखाना चाहिए कि अब तक कितने % लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि किसानों को लेकर, उसके बाद महिलाओं को लेकर क्या कर रहे हैं आप? अगर मैं उसकी तुलना करूं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की और बीजेपी के दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लाया तो बीजेपी ने कह दिया कि भाई आपने तो हवाई वादे कर दिए हैं, ये पूरे तो होंगे नहीं, हम धरातल पर रहते हैं, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, और अब तो मोदी की गारंटी नाम भी दे दिया है। धरातल पर कैसे उनकी बात को यकीन किया जाए? 15 लाख देने की किसने कहा था? 1 करोड़ रोजगार देने की किसने वादे किए थे? इन सारे वादों को क्या किया जाएगा? आप ही ने, ये आपके ही संकल्प, जब आपका घोषणा पत्र उस दौर में हुआ करता था, संकल्प पत्र तो खैर 2019 से आपने किया कि संकल्प पत्र है, तो ये संकल्प पत्र का आपने किया क्या? क्योंकि वो बातें तो हमेशा जनता आज भी पूछ रही है कि 15 लाख का क्या हुआ? लेकिन वो कहते हैं रामलला का मंदिर बना दिया। देखिए, मंदिर मस्जिद ये एक सबका एक आस्था का विषय है। मंदिर बनना ये सरकार का काम नहीं। एक तरफ सरकार कहती है कि मंदिर हमने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाए, तो फिर ये इस तरह की क्रेडिबिलिटी लेने के लिए सरकार क्यों उतावली हुई नजर आ रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समाज को 2 टुकड़ों में कर सत्ता के सिंहासन में बैठने के लिए सिर्फ और आप काम करते हैं। और इसकी वजह यह है कि आप हमेशा हिंदू मुसलमान की बात कर लोगों में खलफशार पैदा करते हैं, लोगों में तजाद डालकर, लोगों में बिखराव करके। इससे देश के लिए जिस तरह के आप देश की हुंकार तो भरते हैं, आप सोचिए कि, लेकिन ये इल्ज़ाम तो वो पहले की सरकारों पर लगाते हैं और अभी भी कहते हैं कि आपको जाति धर्म के नाम पर बांट दिया जाएगा। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि पिछले तकरीबन 8 महीने से मणिपुर जल रहा है और सरकार एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। अब अंदाज़ा लगे इसी भारत में। और उसके बाद जगह जगह किसानों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, लगातार युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आज जब संकल्प पत्र में पीएम मोदी जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने कहा था नॉर्थ ईस्ट में हम शांति बनाए रखेंगे और जो युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, बेरोजगार, उन सब पर ध्यान दिया जाएगा, गरीबों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। मुझे लगता है मिले जुले से रिस्पॉन्स सामने आ रहे हैं। दानिश की थोड़ी सी नाराज़गी है संकल्प पत्र को लेकर और वो कह रहे हैं कुछ और बड़े वादे होने चाहिए थे जिन पर एतबार हो जाता, या फिर जो मौजूदा हालात हैं जिनमें ज़रूरत है जो युवाओं की, उनको ध्यान में रखना चाहिए था। कुछ और भी युवा हैं और ख़ासतौर से महिलाओं से बात करना ज़्यादा सही रहेगा, चूँकि जो 4 जातियाँ बांटी हैं पीएम मोदी ने उनमें एक महिला भी हैं। कैसा लगा संकल्प पत्र? संकल्प पत्र मैम, अब बीजेपी का संकल्प पत्र है और अगर हम इतना वेट कर रहे थे कि आरजेडी ने भी जारी कर दिया, कांग्रेस ने भी जारी कर दिया, तो हमें लगा था कि शायद उनकी पूरी प्लानिंग होगी जिसमें युवाओं को फोकस किया जाएगा। और कांग्रेस जो हमेशा हमलावर रहती है इस चीज़ को लेकर कि रोज़गार रोज़गार रोज़गार, तो आपने क्यों नहीं बात की? ठीक है, आप बोलते हो कि उनका जो घोषणा पत्र है हवाई है, ओके, लेकिन अगर वो उन्होंने 10 वादे किए हैं तो
तो एटलीस्ट 2 तो आप उनको कंसिडर करके चलो कि उन्होंने उन्होंने जितने भी 10 वादे किए हैं सारे ज़मीन वाले हैं, सारे ज़मीन पे उतरने वाले हैं, युवाओं को फोकस करके, महिलाओं को फोकस करके, हर चीज़ पे हैं। लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है? चलो ठीक है, आप बुजुर्गों को फ्री इलाज दे रहे हो, गरीबों को घर दे रहे हो, बट ये जो है ना गरीबों वाला, आपकी शिकायत मुझे लगता है इस बात को लेकर है कि गरीबों के लिए बातें हैं, बुजुर्गों के लिए हैं, दिव्यांगों के लिए हैं, लेकिन मिडिल क्लास का क्या? हाँ मिडिल क्लास का क्या? क्या टैक्स स्लैब में कोई कभी बदलाव होगा भी या नहीं? वो इंतज़ार करता रह जाएगा हमारी ईएमआई कम होगी भी या कम नहीं होगी। और दूसरा, लखपति दीदी और गरीबों को घर और फ्री राशन, डैट इज़ ओके, बट ये अमीर और गरीब में जो खाई है हमारे देश में बनी हुई है, ये जो स्कीम है ये उसको और बढ़ाएंगी, कम नहीं करने वाले। आप रोज़गार, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन पे सबका राइट है, तो मेक श्योर कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए मत बनाओ लखपति दीदी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें जॉब चाहिए, उनको ऐसे स्किल्स चाहिए कि वो खुद का काम कर सके। हर महिला भी खुद का काम नहीं कर सकती है, ठीक है? अभी भी हालात सुधरे हैं नो डाउट, बट अभी भी उस स्टेप तक जाने के लिए, उस लेवल तक जाने के लिए आपको उन पे रोज़गार के लिए फोकस करना चाहिए था, ना कि उनको फ्री तो दो ही मत आप, हमें नहीं चाहिए फ्री। है कि गरीबों को फ्री दोगे, उनके बच्चे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो आराम से बैठे रहेंगे घर पे, राशन आ रहा है, उनके माँ बाप उन्हें डांटते रहेंगे कि कुछ जाओ कमा लो, घर पे खाना तो आ ही रहा है, और क्या चाहिए? मुझे लगता है उनकी सोच उससे आगे बढ़ पाए, वो हाई लेवल सोच सके अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो जनता को ये ध्यान रखना चाहिए कौन सही है और कौन गलत है। देश के युवा और ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले युवा हैं, उनकी उम्मीदें कुछ अलग तरीके की हैं, और जिस तरीके की उम्मीदें हैं आपने सुना, अलग अलग व्यूज़ हैं या मिली भी है। चूँकि मैनिफेस्टो जब जारी हो रहा था, संकल्प पत्र, तो मिली आप बहुत ध्यान से सुन रही थी। पीएम मोदी जब बोलते हैं तो उनकी बातों पर यकीन देश के लोग करते हैं। आपका सुनना और कौन सा जो वादा था वो सबसे ज़्यादा आपको चौंका गया, या फिर सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित कर गया, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ ये होना चाहिए था, और क्या ऐसा था जो नहीं हुआ? मैम, मेरे को 2-3 पॉइंटर थे, जो 2-3 वादे हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। वो सबसे पहले तो ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में जोड़ा। फिर जैसे मैं एक लड़की हूँ और मैं बाहर रहती हूँ घर से, तो इस बार के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये भी ऐड किया है, जो बाहर लड़कियाँ रहती हैं, कामकाजी महिलाएँ हैं, उनके लिए हॉस्टल का निर्माण का, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और साथ ही साथ मैम जो पेपर लीक का मामला है वो काफ़ी समय, मतलब काफ़ी ज़्यादा इधर बढ़ गया है। तो अब कोई भी यंगस्टर है, पढ़ाई करता है, काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, और वो एग्ज़ाम देने जाता है और दूसरे दिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। तो मैम इसको लेकर के भी मैनिफेस्टो में जो उन्होंने रखा है कि इस पे भी नियंत्रण कसा जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसे तो पूरा मैनिफेस्टो में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे वादे किए गए हैं, लेकिन ये जो पॉइंटर्स है 3-4 मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उन्होंने। यानी कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप उम्मीद कर रही थी और इस मैनिफेस्टो में नहीं मिला? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब आप मेरे को बोल लीजिए कि हाँ, मोदी जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, और इस बार के मैनिफेस्टो में मैम वो सारी चीज़ें, और पिछली बार भी जितना कुछ उन्होंने मैनिफेस्टो में किया तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें पूरी हो गई, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे 370 का हो, सभी चीज़ें पूरी हुई। और मुझे लगता है कि इस बार के भी मैनिफेस्टो में जो भी वादे उन्होंने किए, मोस्ट प्रोबेबली वो पूरे भी होंगे, और जितने भी वादे हैं वो मुझे पसंद आए। और ये जो 3 पॉइंटर्स मैंने आपको काउंट किया, मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। मिली को कोई शिकायत आज के संकल्प पत्र से नहीं है, और काफ़ी सेटिस्फाई वो बीजेपी के इस घोषणा पत्र से, यानी कि संकल्प पत्र से दिख रही हैं। स्वाधीन, आपको घोषणा पत्र की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, और क्या कुछ ऐसा भी था जो मिसिंग था? उधर जो काफ़ी युवा हैं और ख़ासतौर से जो मिडिल क्लास से आने वाले हैं, उनकी कुछ नाराज़गियाँ हैं कि भाई हमारा भी सोचना चाहिए था। देखिए, मैं पॉलिटिकली ही समझूंगा, क्योंकि बीजेपी का घोषणा पत्र इस बार अपने आप में क्यों इसलिए खास है क्योंकि पहली बार जब से बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी उदय में आई, मोदी की गारंटी एक वर्ड आया। इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए उन्होंने व्यवस्था की, 3 लाख नौकरियों का वादा किया, जो भी चीज़ें की हैं। देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में जनता इस घोषणा पत्र पे कितना यकीन करती है, क्योंकि बहुत ही बेसिक्स पॉइंट रखे गए हैं। जैसे कि पहली बार मुझे लगा किसी घोषणा पत्र में दलहन जैसे शब्द, मतलब दाल, ये सारी चीज़ों, खरीफ की फसलों की बात की गई है, न कि बहुत ही ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं। तो इसलिए ये देखने वाली बात है। मिडिल क्लास की जहाँ तक बात है, मतलब नाराज़गी अपनी तरफ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि ये मैनिफेस्टो में नहीं, कोई पार्टी की जल्दी करती है तो वो सीधे शिगुफा होता है, इसलिए बीजेपी ने नहीं शामिल किया है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वो इस बार सत्ता में आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी जिस तरीके से राजनीतिक तौर पे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक पीएम के तौर पे भी वो लगातार बैठ के कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बीजेपी इन चीज़ों को इसलिए नहीं रख रही है क्योंकि वो
बजट में इन बातों को रखती है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने चूंकि कल मैनिफेस्टो जारी किया और उन्होंने बाकी सब बातों के साथ 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा 30 लाख तो ऐसी हैं जो खाली पद पड़े हैं, 70 लाख ऐसे हैं जिनका सृजन हम करेंगे। बड़ा लोगों का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ खींचा 1 करोड़ नौकरी कह के। उसके जस्ट बाद आज बीजेपी का संकल्प पत्र, आपको ऐसा कुछ उम्मीद थी कि नौकरियों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होगा? देखिए, नौकरियों को लेकर के चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जो तेजस्वी का आपने जिक्र किया, या कोई भी पार्टी हो, हम अगर पिछले कई सरकारों को देखें तो नौकरियों का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब क्रिएट करना, तेजस्वी यादव जिसकी बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जितनी नौकरियां दी हैं उसमें से अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें प्रमोशन, उसमें कोई एडहॉक के पोस्ट पे रहा है, सारी चीज़ें नहीं है, तो उनको परमानेंट किया गया। तो वो कोई जॉब क्रिएट करने की बात होती नहीं। तो ये सीधे सीधे कोई भी करती है तो वादा करती है, शिगुफा होता है। क्योंकि बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना जरूरी है। गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा नेक्सस, कहना गलत नहीं होगा लेकिन नेक्सस होता है। नेक्सस मैं इसलिए एक वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली सरकारें अब प्राइवेट मोड पे आ चुकी हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और वो सीधे सीधे पीआईपी मॉडल पे जॉब क्रिएट करती हैं, जो कि सीधे सीधे गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, और वो मॉडल उनको अच्छा लगता है। तो ये मॉडल आने वाले समय में बदलने वाला नहीं। तेजस्वी यादव जो 1 करोड़ जॉब की बात कर रहे हैं, बिहार में तो मुमकिन नहीं है। अब तेजस्वी यादव सवालिया निशान इसलिए भी है क्योंकि क्या उम्मीद कर रहे हैं? उन्होंने केंद्र की उम्मीद की थी, ये कहा था देश भर में केंद्र की उम्मीद की है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि फिलहाल उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन बिहार में सत्ता से बहुत दूर हैं। और उनके पिताजी लालू यादव पहले बिहार की सत्ता में बाकायदे काबिज हुए, नाम बनाया, माताजी को उन्होंने बैठाया, तब वो केंद्र की सत्ता में आए। तो केंद्र की सत्ता में अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है कि उस समय कांग्रेस का एक दौर हुआ करता था कि कांग्रेस हाल फिलहाल, चाहे हम हो चाहे आप हो, ये बखूबी जानते हैं, कोई बड़ी टिप्पणी नहीं है कि कांग्रेस फिलहाल सत्ता में तो नहीं आने जा रही। बड़ा कॉन्फिडेंट होकर यहाँ स्वाधीन ने कह दिया है और कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के वादे हैं वो महज वादे ही रह जाएंगे, वो महज एक शिगुफा है, और जो बीजेपी के संकल्प पत्र में बातों का जिक्र है, वादों का जिक्र है, वो हकीकत से जुड़े हुए हैं। और अब इसी हकीकत को आधार बनाते हुए अब आम लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, या फिर क्या इंडिया अलायंस यानी कि विपक्षी पार्टियों पर आम लोगों का भरोसा ज़्यादा बढ़ जाएगा? क्या 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो जाएगी, 1 जून तक चलेगी, और 4 जून जब रिजल्ट हम सबके सामने होंगे, आप इस संकल्प पत्र को लेकर क्या सोच रखते हैं? बीजेपी का घोषणा पत्र आपको कैसा लगा? विपक्षी पार्टियों का घोषणा पत्र आपको कैसा लगा? किसके वादों पर आपको एतबार है? कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।